गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आय व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता बनाने के क्या उद्देश्य हैं, यानी किन आवश्यकताओं के आधार पर ये आय व्यय खाता बनाया जाता है और आय व्यय खाता में लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आय व्यय खाता क्या होता है। प्रिय छात्रों, किसी भी गैर व्यापारिक संस्थाओं, पेशे वाले व्यक्ति व अन्य साधारण व्यक्ति का मेन उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, लाभ कमाना नहीं। इन गैर व्यापारिक संस्थाओं, पेशे वाले व्यक्ति अपने आय व व्यय की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आय व्यय खाता तैयार करते हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, सेवा प्रदान करना है, इसलिए इन संस्थाओं के द्वारा लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, जिसमें कुल आयगत आय एवं व्ययों का लेखा किया जाता है। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, ठीक उसी पैटर्न पर यह भी खाता तैयार किया जाता है। यानी इसमें केवल उसी निश्चित अवधि का, जिस भी वर्ष का हम ये आय व्यय खाता तैयार कर रहे हैं, उसी वर्ष का जो भी लेन देन होता है नगद के साथ साथ, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो एक्रूड हो, डेप्रिसिएशन हो, उसके साथ हम लेखा करते हैं। व्यवसायी जब इन सभी आयगत आय एवं व्ययों को दिखाने के बाद खाता बंद करता है, तो इसकी सहायता से उसको यह पता चलता है कि आय अधिक है या व्यय अधिक है, यानी आय एवं व्यय में से किसका आधिक्य रहा। आधिक्य का मतलब कौन अधिक है, आय अधिक है या व्यय अधिक है। प्रिय छात्रों, यदि आय अधिक हो और व्यय कम हो, यदि आय अधिक हो और व्यय कम हो, तो उस अंतर की राशि को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी आय का व्यय पर आधिक्य कहा जाता है। इसके विपरीत यदि व्यय अधिक हो और आय कम हो, व्यय अधिक हो और आय कम हो, तो उस अंतर की राशि को व्यय का आय पर आधिक्य, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। जब व्यय अधिक हो और आय कम होती है, तो उस अंतर की राशि को व्यय का आय पर आधिक्य मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। और इसके विपरीत यदि आय अधिक हो और व्यय कम हो, तो अंतर की राशि को आय का व्यय पर आधिक्य मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आय व्यय खाते के द्वारा यही जानकारी प्राप्त होती है कि आय एवं व्यय में से किसका आधिक्य रहा। यही है हमारा आय व्यय खाता। प्रिय छात्रों, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आय व्यय खाता बनाने की आवश्यकता या उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों के आधार पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो इसमें पहला है कि संस्था के आय एवं व्यय का शेष ज्ञात करने के लिए। प्रिय छात्रों, चूंकि आय व्यय खाता में एक साइड में केवल आयगत व्यय और दूसरी साइड में केवल आयगत आय को दिखाया जाता है, इसलिए जब इसमें केवल
आय एवं व्ययों को ही दिखाया जाता है, तो इससे ज्ञात किया जा सके कि आय की स्थिति क्या है और व्यय की स्थिति क्या है। यानी आय अधिक है या व्यय अधिक है, दोनों में से किसका शेष अधिक है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं। पुनः इसके बाद अगला है सेकंड, आय का व्यय पर आधिक्य या व्यय पर आय का आधिक्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। प्रिय छात्रों, आय व्यय खाते के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि आय अधिक है या व्यय अधिक है। यदि सभी आयगत आय और व्ययों को दिखाने के बाद जब खाता बंद करते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि यदि व्यय की राशि अधिक हो और आय की राशि कम हो तो जो अंतर की राशि होगी वह व्यय का आय पर आधिक्य होगा, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और वहीं इसके विपरीत यदि आय की राशि अधिक हो और व्यय की राशि कम हो तो जो अंतर की राशि होगी वह आय का व्यय पर आधिक्य मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा। तो इसकी जानकारी भी प्राप्त करने के लिए हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं। फिर इसके बाद अगला है संस्था की वास्तविक शुद्ध आय अथवा कमी या घाटा ज्ञात करने के लिए। यानी संस्था की वास्तविक शुद्ध आय क्या है, यानी जो भी आय में से एक्सपेंस को घटाने के बाद शेष बचता है वही उसका शुद्ध इनकम होता है। तो क्या उस संस्था की वास्तविक शुद्ध आय हो रही है या वह संस्था घाटे में चल रही है। यदि आय में से व्यय को घटाने के बाद यदि पैसा शेष बचता है तो वह उसकी शुद्ध आय होगी। इसके विपरीत यदि व्यय की राशि अधिक है और आय की राशि कम है तो जो अंतर होगा इसका मतलब वह संस्था घाटे में चल रही है। तो इसकी जानकारी के लिए हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं। इसके बाद अगला है सदस्यों द्वारा देय वर्ष में कुल चंदे की राशि ज्ञात करना। चूंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के इनकम का स्रोत चंदा है, इसलिए उन संस्थाओं को भिन्न भिन्न सदस्यों से या भिन्न भिन्न व्यक्तियों से चंदे के रूप में राशि प्राप्त होती है। तो एक वर्ष में या एक निश्चित वर्ष में कुल कितना चंदे के रूप में धनराशि प्राप्त हुआ है इसकी भी जानकारी आय व्यय खाते के माध्यम से होती है। फिर इसके बाद अगला है आय एवं व्यय के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रिय छात्रों, इसका मतलब जितना आय हो उसी आय के अनुपात में ही व्यय किए जाए, तभी तो आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। यानी तभी वह संस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। यदि आय एवं व्यय के बीच संतुलन नहीं रखा जाता है तो वह संस्था आने वाले समय में बंद हो सकती है। फिर इसके बाद अगला है संस्था पर देय आयकर की राशि की गणना के लिए। यानी संस्था द्वारा देय आयकर यानी इनकम टैक्स की गणना के लिए भी आय व्यय खाता तैयार करते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों या आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी गैर व्यापारिक संस्थाओं, पेशे वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा आय व्यय खाता तैयार किया। प्रिय छात्रों, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आय व्यय खाता में लेखा किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से लाभ हानि खाता बनाया जाता है ठीक उसी आधार पर आय व्यय खाता भी तैयार किया जाता है। आय व्यय खाते में भी कुल 4 कॉलम होंगे जिसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट का होगा। प्रिय छात्रों,
एक्सपेंडिचर में जितना भी आयकर व्यय होगा उन सभी व्ययों को अमाउंट को दिखाना है। इनकम में जितना भी इनकम होगा उन सभी इनकम को हम इसमें दिखाएंगे, केवल आयगत आय को ही और अमाउंट में अमाउंट को। यानी इस खाते में हमको केवल आयगत आय एवं व्ययों का ही लेखा करना है, पूंजीगत मदों का लेखा इसमें नहीं करना है। आयगत आय एवं व्ययों का ही लेखा उस निश्चित अवधि का, यानी जिस वर्ष की समाप्ति के लिए ये खाता हम बना रहे हैं उसी वर्ष से रिलेटेड जो भी मदें होंगी उन मदों से संबंधित जो भी अन्य एडजस्टमेंट होंगे उन एडजस्टमेंट के साथ, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, डेप्रिसिएशन के साथ साथ इसमें लेखा किया जाएगा। यानी इसमें उधार और नगद के साथ साथ लेखा किया जाएगा। फिर दिखाने के बाद हम लास्ट में खाता को बंद करेंगे। बंद करते समय हम देखेंगे कि सबसे पहले किस साइड का टोटल अधिक हो रहा है, यानी एक्सपेंस साइड का टोटल अधिक हो रहा है या इनकम साइड का टोटल अधिक हो रहा है। यदि इनकम साइड का टोटल अधिक होता है और एक्सपेंस साइड का टोटल कम होता है तो जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाएंगे या जाना जाता है। इसके विपरीत यदि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल अधिक हो और इनकम साइड का टोटल कम हो तो जो बैलेंस आएगा उसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी व्यय का आय पर अधिक माना जाएगा। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करके हम और बेहतर इसको समझते हैं। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। महावीर क्लब जबलपुर के प्राप्ति भुगतान खाते में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। तो आय व्यय खाता बनाना है तो भुगतान साइड में दिया हुआ है कर व किराया। कर व किराया ये आयगत व्यय है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते समय टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे और इनकम साइड में बाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे और एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेखा किया जाएगा। तो कर व किराया है टू रेंट एंड टैक्स, ये है 1000 रुपया। कर व किराया से रिलेटेड एडजस्टमेंट है किराया 50 रुपया अग्रिम दिया है यानी एडवांस दिया है, तो एडवांस को माइनस किया जाता है और आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। इसलिए जब एडवांस है या प्रीपेड है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस 50, यानी इस वर्ष का केवल आपका किराया कितना होगा 950। फिर इसके बाद अगला है वेतन 600 रुपया। वेतन भी आयगत व्यय है, इसलिए इसी में दिखाएंगे टू सैलरी का अमाउंट है 600 रुपया। सैलरी से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट सेकंड है कि वेतन की 140 रुपया तथा बिजली व्यय 60 रुपया देना शेष है का मतलब आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। इसलिए जब आउटस्टैंडिंग है तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी आउटस्टैंडिंग ये वेतन का 140 रुपया बाकी है, इसलिए 140 ऐड कर देंगे, यानी कुल वेतन के रूप में आपको 740 रुपया पेड करना है इस वर्ष के। फिर इसके बाद अगला मद है फर्नीचर 600 रुपया। फर्नीचर पूंजीगत मद है, इसलिए इसमें पूंजीगत मदों का कोई लेखा नहीं किया जाता है, केवल आयगत मदों का ही लेखा किया जाता है, इसलिए फर्नीचर पे हम ध्यान नहीं देंगे, फर्नीचर को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद है लेखन सामग्री 820 रुपए का। तो लेखन सामग्री
ये आयतक व्यय है, इसलिए टू स्टेशनरी, स्टेशनरी है 820 रुपए का अमाउंट हो जाएगा 820। फिर इसके बाद बिजली व्यय 60 रुपया है, ये भी आयतक व्यय है, इसलिए टू इलेक्ट्रिसिटी 60 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी पर एडजस्टमेंट है कि बिजली व्यय 60 रुपया देना शेष है, यानी बिजली व्यय का अभी भी 60 रुपया बाकी है देना। जब बाकी है, बकाया है, तो बकाया को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, इसलिए प्लस आउटस्टैंडिंग 60, यानी इस प्रकार से बिजली व्यय कुल हो जाएगा 120 रुपये का। फिर रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो रोकड़ शेष का इसमें लेखा नहीं किया जाता है। अब फिर इसके बाद प्राप्ति साइड में आए, तो प्राप्ति साइड में रोकड़ शेष दिया हुआ है, प्रारंभिक रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष से कोई मतलब नहीं, चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो। रोकड़ शेष को हम आगम शोधन खाते में दिखाते हैं, आगम शोधन खाते में ही प्रारंभिक शेष को दिखाते हैं और अंतिम शेष पता चलता है, लेकिन आय व्यय खाते में हम रोकड़ शेष पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर इसके बाद वार्षिक चंदा है, यानी चंदा आपको वर्ष में कुल मिला है 2250 रुपया, तो ये इनकम है। जब इनकम है तो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है 2250। फिर एडजस्टमेंट है चंदे से रिलेटेड कि चंदे के 300 रुपये आना बाकी है, यानी चंदा का अभी भी 300 रुपया इस वर्ष का मिला नहीं है। जिस वर्ष का ये बना रहा है उस वर्ष में 300 रुपया और चंदा का आना था, लेकिन अभी मिला नहीं है। जब मिला नहीं है तो वो एरियर्स हो जाएगा बाकी प्लस एरियर्स 300, यानी कुल चंदे के रूप में आपका इनकम था 2550, यानी कुल उस वर्ष का चंदा आपको 2550 रुपया मिलना है, जिसमें से 1250 तो मिल चुका है, लेकिन 300 रुपया अभी भी बाकी है, मिला नहीं है। लेकिन उस वर्ष का इनकम तो हमारा चंदे के रूप में कुल इतना है, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग या एडवांस के साथ इसमें लेखा करते हैं, एडजस्टमेंट के साथ। फिर इसके बाद प्रवेश शुल्क है 630। प्रवेश शुल्क ये भी आपका इनकम है बाय एंट्रेंस फी, ये प्रवेश शुल्क के रूप में इनकम हुआ है 630 रुपए का, 630। फिर भाषण से आय, यानी भाषण से आय हुआ है तो इनकम साइड में बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर कितना 1190, 1190। तो इनकम साइड का भी हो गया, पेमेंट साइड का भी हो गया। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, फर्नीचर पे 10% ह्रास लगाएंगे। तो फर्नीचर पे ह्रास 10% लगाना है, तो फर्नीचर देखें कि 600 रुपया है, 600 का 10% यानी 60 रुपया होगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपये। अब कोई मर्क नहीं है, इसलिए अब खाता हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि किस साइड का टोटल अधिक है, तो हमारा इनकम साइड का टोटल अधिक दिखाई दे रहा है, इसलिए इनकम साइड का टोटल करें। इधर का टोटल हो जाएगा आपका 0, 5, 3, 8, 9, 17,
6 चपार 13, 3 4, 4,370। और इधर एक्सपेंस साइड का ये हो रहा है आपका 0, 5, 4, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 14, 19, 10, 7, 17, 17 और 8, 25, 26, 2690 रुपया ये एक्सपेंस हो रहा है। यानी कुल इनकम 4370 रुपये का हुआ है, जबकि उसमें से एक्सपेंस 2690 रुपये का हुआ है। तो माइनस करें 4370 में से 0, 17 में से 9 जाएगा 8, 12 में 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1680 रुपया बैलेंस आएगा। यह 1680 रुपया बैलेंस किसका है? इनकम का। जब इनकम हमारा अधिक है और व्यय कम है तो जो अधिक होगा वह इनकम का होगा, इसलिए उसको हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। तो 1680 रुपये का बैलेंस है, इसलिए 1680 इसको दिखाएंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इधर का भी टोटल हो जाएगा 4370, 4370। इस प्रकार से इसमें आय का आधिक्य है व्यय पर। कितने का? तो 1680 रुपये का। तो इस प्रकार से हम आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व